हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल फास्ट एंटर की अकेडमी में। मेरा नाम आजाद पांडे है। हम इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, अर्थात भारत के भूगोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि भारत की ग्लोब में एक्चुअल स्थिति होती कहां पास है। तो ये जानने के लिए कि भारत ग्लोब में स्थित कहाँ है, तो हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी या फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। पहला होता है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। तो चलिए सबसे पहले अक्षांश के बारे में जानते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये ग्लोब है। ग्लोब में कुछ क्षैतिज और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं ताकि हम लोग भूगोल को, भारत की पृथ्वी की स्थिति को, पृथ्वी के भौगोलिक रूप को अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो वो दो रेखाएं जो खींची गई हैं वो दो होती हैं, एक होती है अक्षांश और दूसरी होती है देशांतर। तो ग्लोब में जो क्षैतिज रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार की कुल मिला के 181 रेखाएं खींची गई हैं पूरे। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश, उसी प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पे, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची गई हैं। जो 0 डिग्री रेखा होती है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पहला तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार यहां भी रेखा 90 डिग्री तक खींची जाएंगी, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाएंगी। 90 रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में और 90 रेखाएं उत्तरी ध्रुव में खींची गई हैं और एक रेखा ये। इसी प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। इनमें से कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि एक 0 डिग्री हो गई जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। उसके बाद आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा और इसे कहते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होगी अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ग्लोब पर कुल मिला के 90 उत्तरी अक्षांश पे और 90 ही रेखाएं दक्षिणी अक्षांश में खींची गई हैं और एक विषुवत रेखा बीच में खींची गई है। इस प्रकार ये मुख्य रेखाएं हैं, मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार ग्लोब पर खींची गई हैं कुछ देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव पर जो भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम देशांतर कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर ये ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे हमने 0 डिग्री देशांतर मान के रखा है। इसी प्रकार इसके पश्चिम में 180 तथा इसके पूर्व में
180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इसी प्रकार हम देख पाएंगे दोस्तों कि जो देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, वो ग्लोब को दो बराबर भागों में, पश्चिमी देशांतर पश्चिमी भाग और पूर्वी पूर्वी भाग में विभाजित करती है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात जो भारत की स्थिति होगी वो उत्तर और पूर्व में होगी, अर्थात यहां होगी कहीं, यहां भारत स्थित होगा उत्तर पूर्व में। तो हम और इसको आगे अच्छे से देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा ये ग्लोब है, ये हो गई 0 डिग्री, है ना, और इसी प्रकार कुछ रेखाएं खींची गई होंगी 1 डिग्री 2 डिग्री तक करके 90 डिग्री। उसी प्रकार ये रेखा खींची गई होगी 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये हिस्सा आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये हिस्सा आता है, अर्थात हमारा भारत यहीं कहीं स्थित है। अब ये देखने के लिए कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में कहां स्थित है, तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि स्थिति जानने के लिए जहां अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उसी के द्वारा हम देखते हैं कि कौन सा देश या फिर कौन सी जगह कहां स्थित है ग्लोब में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट से। जैसा कि देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके हम कहां तक जाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट तक। मान लीजिए ये रेखा 8 डिग्री 4 मिनट की है, मान लेते हैं हम ये कि ये जो रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट की है। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा, अर्थात ये जो केप कोमेरियन जो कन्याकुमारी में है, भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहां स्थित होगा, 8 डिग्री 4 मिनट पे। मतलब भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जाएगा वो 8 डिग्री 4 मिनट से होता हुआ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर जाते हैं तो कहां पहुंचेंगे हम, 37 डिग्री 6 मिनट पे। 37 डिग्री 6 मिनट की हम मान लेते हैं ये लाइन है, 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन है ये। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु होगा, सबसे उत्तरतम बिंदु होगा, अर्थात जो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, तो यहां पास क्या होगा, ये पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु होगा। मतलब ये भारत कुछ ऐसा जाके इस प्रकार दिखाई देगा। मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों इसमें कि जो अक्षांश होते हैं वो हमेशा उत्तर होंगे या फिर दक्षिण होंगे, क्योंकि अक्षांश रेखा हमेशा या तो उत्तर में खींची जाती है ग्लोब में या तो फिर दक्षिण में खींची जाती है। उसी प्रकार जो देशांतर रेखाएं होती है या तो वो पश्चिम पूर्व में खींची जाएंगी या फिर पश्चिम में खींची जाएंगी, है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि देशांतरी विस्तार क्या है। देशांतरी विस्तार हम देख रहे हैं कि भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से चालू है, 68 डिग्री। जैसा कि मान लीजिए कि हम मानते हैं कि 0 डिग्री की रेखा थी, 0 डिग्री से जब हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री, इसी प्रकार जो गुजरात हमारा सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। गुजरात का जो यहाँ पश्चिमी बिंदु होगा वो कहां से गुजरता होगा, जाके 68 डिग्री 7 मिनट से। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे 68 से 69 70 इस तरह कहां पहुंचेंगे हम, 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश से यहां पास से होकर गुजरता है 97.25 डिग्री, है ना। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मतलब एक भारत की स्थिति फिक्स हो गई है यहां, जो कि उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट का से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और अगर देशांतरी विस्तार देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। तो ये हो गया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। अभी हम बात कर रहे थे देशांतर रेखाओं की बात कर रहे थे। तो एक और देशांतर रेखा जो काफी महत्वपूर्ण है इस जगह पे, जैसे ग्लोब में ये है,
हमारा भारत हमारा भारत ये है। अब देखते हैं भारत का, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर है ये। किसी भी देश का जो विस्तार होता है पूर्व से पश्चिम में होता है, किसी भी देश का जो विस्तार होता है ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीच में होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच के जो अक्षांशी डिफरेंस आता है, जो देशांतरी डिफरेंस है, वो लगभग 30 मिनट का है, लगभग 30 मिनट का है। और पृथ्वी को एक चक्कर लगाने, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो लगभग 120 मिनट। मतलब कि अगर जो पृथ्वी को यहां से लेकर यहां तक घूमने में 120 मिनट का समय लगता है, अर्थात 2 घंटे का समय। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है ना। तो इस प्रकार मतलब गुजरात तो 2 घंटे पीछे हो गया और अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए एक उपाय निकाला गया कि हम एक देशांतर चुनेंगे जिसका समय पूरे देश में लागू किया जाएगा, और वो अक्षांश और वो देशांतर कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो हमारा मानक समय है, जो कि इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, और इसी का जो समय है वो पूरे देश में लागू होता है। मतलब कि जो 82.5 डिग्री पे समय होगा, वही सेम समय अरुणाचल प्रदेश में भी होगा और गुजरात में भी होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो जो हमारा मानक समय है वो जैसे यहाँ पास लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो ये रेखा जाती है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो आप जैसा लिखा हुआ देख रहे होंगे और आप मैप में भी देख रहे होंगे कि भारत में जो ये रेखा है उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर जाती है, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर जाएगी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। कुल मिला के इतने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारी जो पूर्वी देशांतर है, हमारा मानक समय रेखा है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये ग्रीनविच के, जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, और यही हमारा यहाँ पास ये है 82.5 डिग्री। तो ये जो डिफरेंस आता है ये पूरा कितने का? 5.5 घंटे का है। मतलब ये लंदन में अगर हमारे 12 बज रहे होंगे दिन के, तो शाम के 5:30 बज रहे होंगे हमारे भारत में, है ना। इस प्रकार ये मानक रेखा का महत्व होता है कि मतलब समय जानने में कि कब समय क्या हुआ है। चलिए, अब हमने देख लिया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया, भारत का मानक समय रेखा देख ली, और आगे अब हम बात करते हैं कि राज्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि ये जो हमने मैप लगाया है, ब्लैंक मैप इसीलिए लगाया है ताकि आप हर बार हम इसको फिल करेंगे और देखेंगे कौन सा राज्य कहाँ है, ताकि हम जब भी हम अगली बार बात करें किसी भी राज्य की तो हम विजुलाइज कर पाए कि मतलब कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। अगर मैं गुजरात की बात कर रहा हूं तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, केवल यही देखेंगे गुजरात यही है। आपके दिमाग में ऑलरेडी आएगा कि मतलब गुजरात यहाँ पास स्थित है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि, और अब हम देखते हैं कि स्थलीय सीमाओं की बात करते हैं कि कौन सा राज्य किसके साथ स्थलीय सीमा या फिर जलीय सीमा बनाता है। चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थलीय सीमा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कुल मिलाकर 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कुल मिलाकर 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा से हमारा मतलब है कि भारत के वो राज्य जो केवल दूसरी कंट्री से मतलब स्थल में सीमा बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि पहले हम देखेंगे कि हमारे जो जितने भी राज्य हैं जो स्थलों से सीमा बनाते हैं, है ना, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे पहला हो गया गुजरात स्थलीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान भी स्थलीय सीमा बनाता है
पंजाब, पंजाब भी स्थलीय सीमा बना रहा है। जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये सारे जो राज्य हैं हमारे, ये सारे राज्य हमारे क्या बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं दूसरे देशों के साथ, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो राज्य हैं हमारे कौन कौन से स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो हो गया गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद हो गया पंजाब, फिर उसके बाद हो गया जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, बिहार के बाद बनाता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बनाता है सिक्किम, सिक्किम के बाद बनाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है और असम। ये सारे मिलके इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। ये सारे हमारे क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। स्थलीय सीमा वाले देश हैं ये हमारे स्थलीय सीमा वाले देश। अब स्थलीय सीमा वाले देशों के अलावा फिर आती है जलीय सीमा, मतलब तटीय रेखा वाले देश आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जलीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं। तटीय रेखा वाले राज्य। अब तटीय रेखा वाले राज्य कौन से होते हैं दोस्त? तटीय रेखा वाले राज्य वो होते हैं जो कि अपने मतलब समुद्र के साथ तट रेखा बनाते हैं। तो हम यहाँ पास मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो हम पहले देखते हैं कि टोटल जलीय सीमा कितनी है भारत की। टोटल जलीय सीमा अगर हम देखेंगे भारत की, तो टोटल जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर टोटल जलीय सीमा है। और अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि बात करें तो 6100 किलोमीटर। जो ये हमने लिखा है कि 7,516 किलोमीटर, ये हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाने के बाद जो हमारी तटीय रेखा बनती है वो इतनी बनती है। और अगर हम मुख्य भूमि हमारी केवल है यहाँ पास, यहाँ कन्याकुमारी तक। हमारी मुख्य भूमि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो ये जो मुख्य भूमि में हमारी तटीय रेखा बनती है वो कितने की है? 6100 किलोमीटर की है ना। अब हम देखेंगे कि जो ये तटीय रेखा बनाने वाले राज्य हैं वो राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों। मैप में देखिए, ये अरब सागर है, गुजरात है जो कि तट रेखा बना रहा है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप ये छोटा सा देख रहे होंगे, ये गोवा है। ये गोवा है, छोटा सा जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये गोवा है। फिर उसके बाद आता है कर्नाटका, फिर आता है उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल मिला के इतने राज्य हैं जो कि तटीय रेखा बनाते हैं। तो एक बार हम लिख के देख लेते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटका, फिर चौथा है केरला, पांचवा है तमिलनाडु, छठवां है आंध्र प्रदेश, सातवां है उड़ीसा और आठवां है हमारा वेस्ट बंगाल। जैसे कि हमने देख लिया फ्रेंड्स, 8 राज्य ऐसे हैं जो कि हमारी जलीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा यहां लिखना भूल गए हम। महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा। 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाते, तटीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल।
ये राज्य हैं जो कि तटीय रेखा बनाते हैं। अब इनमें भी एक सवाल होता है कि मतलब सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी है, सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, सबसे ज्यादा तट रेखा इसी की है। उसके बाद आता है सबसे कम तट रेखा किसकी होती है, सबसे कम होती है गोवा की। सबसे कम तट रेखा कौन बनाता है राज्य, गोवा बनाता है। अब ये तो हो गई तटीय सीमा की बात। अब हम एक और इसके बीच में एक और क्वेश्चन ये भी रेज होता है फ्रेंड्स कि मतलब कौन से ऐसे दो राज्य हैं जो तट रेखा के साथ साथ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऐसे केवल दो ही राज्य हैं जो तट रेखा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। पहला तो हो गया गुजरात जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और तट सीमा वाला भी राज्य है ये। तो ये बात कर ली हमने दोस्तों तट रेखा वाले राज्यों की। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के। तो देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले। अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य। अब इन जो हम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य पढ़ेंगे दोस्तों वो हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि कौन से देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाते हैं अपनी। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पहले मैप में देख लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले तो बनाते हैं गुजरात, गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, स्थलीय सीमा बना रहा है। दूसरा आता है राजस्थान, राजस्थान भी बना रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर, हरियाणा नहीं बनाता, हरियाणा नहीं बनाता है, ये हरियाणा यहीं तक है केवल। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बनाता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही राज्य है जो सीमा साझा करता है वो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जहां ये हमारी सीमा रेखा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो अभी पीओके में स्थित है, वो हमारे अभी अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है भारत के। तो अफगानिस्तान के साथ बनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। अब आगे देखते हैं चाइना। इसमें देखते हैं कि चाइना किसके साथ साझा करता है। चाइना हमारा साझा करता है जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, फिर सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। इतने जगह पे ये सीमा साझा करता है। तो देख लेते हैं चाइना। चाइना को देखते हैं दोस्त, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार कुल मिला के 4 राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला देश हमारा आता है नेपाल। नेपाल, नेपाल के साथ देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे दोस्तों, नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इतने देश हैं जो इतने राज्य हैं जो नेपाल के साथ हमारी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल यहां से आके यहां तक आया, और सिक्किम, इतने ये राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है उत्तराखंड, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है बिहार, फिर आता है वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये जो है ये साझा करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ साझा करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगला हमारा कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री आती है, भूटान की। भूटान, ये नेपाल है और ये भूटान है, इन दोनों के बीच में ये छोटा सा उठा हुआ भाग है, ये सिक्किम कहलाता है। ये सिक्किम है हमारे देश का। तो भूटान के साथ साझा कौन सा करता है, सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, जैसे वेस्ट बंगाल यहां तक गया है, और असम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। भूटान के साथ इतनी ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं राज्य। तो हम इसको मिटा के लिख देते हैं।
भूटान के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पास आ गया हमारा, सबसे पहले क्या आता है, सिक्किम। सिक्किम हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। इतनी साझा करते हैं। कुल मिला के 4 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान के साथ हमारी साझा करते हैं। अब इसके बाद अगला देश आता है हमारा म्यांमार। ये जो इसके इधर पूरा दिखाई दे रहा है, ये म्यांमार है। म्यांमार के साथ कौन कौन से साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं कि ये इसके साथ साझा करते हैं म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ भी हम देख लेते हैं। म्यांमार के साथ देखते जाइएगा दोस्तों, मैप में देखते जाइएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद है नागालैंड, नागालैंड के बाद होता है मणिपुर, मणिपुर के बाद आता है मिजोरम। ये जो राज्य है ये साझा करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ साझा करते हैं। अब अगला देश कौन सा आता है, अगला देश है हमारा बांग्लादेश। ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, ये बांग्लादेश की बाउंड्री है। बांग्लादेश किसके साथ साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, इनके साथ और मिजोरम के साथ, इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश किसके साथ करता है, वेस्ट बंगाल, असम, फिर उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और फिर उसके बाद मिजोरम। इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। तो आज हमने दोस्तों देखा कि भारत के राज्यों की स्थलीय सीमा कहां कहां से, कौन कौन से देशों से टच होती है और तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं भारत के। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे भारत का। कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी सारी चीजें क्लियर होंगी और जब हम आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसीलिए हमने इतनी कोशिश करके पूरा ब्लैंक मैप तैयार करवाया है, ताकि जब भी हम बात करें तो ब्लैंक मैप पे फिल करें सारी चीजें, ताकि आपको ज्यादा समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।